नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और जो आज का चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो लोग स्किप करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन स्किप करने वाले हैं, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि बांग्लादेश कैसे बन रहा है, बांग्लादेश में जो विवाद हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और सेंट मार्टिन द्वीप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है सामरिक रूप से, उसके साथ साथ और भी क्या चीज़ें वहाँ पर पाई जा रही हैं। उसके साथ जो भी भारत की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी देश हैं। किसी ने मुझे कहा था कि सर इंग्लिश का भी यूज़ करिए, तो मैं जितनी कोशिश हो सकेगी, जितनी मुझे आती है उतना मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देते हुए चलूंगा। कुछ कहानियाँ बिना लिखे पढ़ाऊंगा, कुछ कहानियाँ लिख के पढ़ा दूंगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कोशिश करिएगा कि पूरा देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और उसके समीपवर्ती देशों की, जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसकी। तो हर चीज़ का मैप यहाँ पर बन नहीं पाएगा, ठीक है। और मैं हिंदी में ही टेक्स्ट लेकर के चलता हूँ। जब आपको नोट्स प्रोवाइड होगा तो इंग्लिश में प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि हिंदी वाले हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि शायद वो पहली बार पढ़ते रहते हैं या इंग्लिश देख करके थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको ज़्यादा होती है, ठीक है। तो प्लीज़ इंग्लिश वाले मैनेज कर लेंगे, जितना मैं बोलूँगा उन चीज़ों से टेक्स्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो भारत जो है उसके पास में कुछ निकटतम पड़ोसी देश हैं, जिनका मतलब जो कि भारत के सबसे करीब में आएंगे, ठीक है। जिसमें आता है अपना पाकिस्तान, जो कि कभी भारत का अंग हुआ करता था। उसके अलावा अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और मालदीव और श्रीलंका है, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक बार रफ डायग्राम बनाता हूं मैं, और यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्री आसपास में पड़ती है, ठीक है। यह डायग्राम बनाने की जगह मैं सीधे आपको मैप दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक। तो ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। ये एक मैप है, इसी में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने कंट्री बताई आपको कि ये है पाकिस्तान, ठीक है। फिर ये है अफगानिस्तान, जो बहुत कम बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के साथ, लगभग 106 किलोमीटर की। फिर उसके बाद आता है ये चाइना, इधर थोड़े क्षेत्र पर अधिकार भी कर रखा है चाइना ने। फिर ये कंट्री आती है नेपाल, यहाँ आता है भूटान, जो कि इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, इधर सिक्किम, नीचे वेस्ट बंगाल, इधर असम से लगा हुआ है। फिर एक कंट्री आती है म्यांमार। फिर एक कंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के लिए वो है बांग्लादेश। दूसरी कंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है श्रीलंका। और ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं मालदीव्स, ठीक है ना। मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो है मालदीव्स के प्रेसिडेंट है, और कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि काफ़ी विवाद में भी रहा मालदीव्स। चलिए टेक्स्ट देखते हैं और धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि कई प्रकार की सीमाएं हैं इन देशों के बीच में। जैसे मालदीव्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड तो है नहीं। कैसे कनेक्टेड है, तो आप कह सकते हो कि भाई सी रूट से कनेक्टेड है, कि भाई डायरेक्टली लैंड टू लैंड कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो है ओशियन में स्थित है, कि इंडियन ओशन में वो स्थित है और भारत से उस माध्यम से कनेक्टेड है। सिमिलरली श्रीलंका भी कनेक्टेड आपका उसी माध्यम से है, कि डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है लैंड रूट का, लेकिन सी रूट से हम लोग कनेक्टेड है। जबकि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ये सारी कंट्रीज़ हम लोगों से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, या म्यांमार हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो दोनों प्रकार की सीमाएं आती हैं, मतलब जो भी बाउंड्री आती है, या तो फिर नेचुरल आती है प्राकृतिक, या फिर मानव निर्मित यानी कि मैन मेड आती है। दोनों तरह से हम लोग कनेक्टेड हैं। अब अगर नॉर्थ साइड में देखोगे, उत्तर के साइड में, तो चीन है, नेपाल है। उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में देखोगे तो अफगानिस्तान है। अगर ठीक ठीक वेस्ट में देखोगे तो पाकिस्तान है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। पूर्व में देखोगे तो बांग्लादेश और म्यांमार आता है, और उत्तर पूर्व यानी कि आपका नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो भूटान आता है, ठीक है। तो एक बारी खुद से लोकेट कर लेना। साउथ वेस्ट में देखोगे तो मालदीव्स आता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका और उसकी पोजीशन नहीं दी हुई है यहाँ पर, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग कि किसके किसके साथ कृत्रिम और मानव निर्मित है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं जो है कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, यानी कि मैन मेड बाउंड्रीज हैं यहाँ पर, कि रेड क्लिफ लाइन खींची गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और वहीं बांग्लादेश के साथ जो है, कभी कभी जीरो लाइन कहते हैं जो बांग्लादेश वाली है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और उसी को रेड क्लिफ भी, मतलब जो रेड क्लिफ थे, सर रेड क्लिफ, वो उन्होंने दो तरह बाइफर्केशन किया, क्योंकि चूंकि जो पाकिस्तान अलग हो रहा था वो दो जगह अलग हो रहा था। एक तो पश्चिमी पाकिस्तान था जो कि पंजाब से काट करके नया बनाया जा रहा था, और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान था जो कि बंगाल से काट करके बनाया जा रहा था, ठीक है। तो रेड क्लिफ लाइन जो थी वो दोनों जगह थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश के साथ लाइन है उसे कभी कभी जीरो लाइन भी कहते हैं, तो याद रखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। जबकि अन्य देश हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, तो डूरंड रेखा होती है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी, और इंडिया अफगानिस्तान के बीच में भी शायद डूरंड रेखा ही बोलेंगे उसको। फिर चाइना हो गया, चाइना का मैकमोहन रेखा होती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास में खींची गई है 1914 के आसपास में, ठीक है। नेपाल है, पड़ोसी देश अपना भूटान है, और म्यांमार है,
ठीक है। इसके साथ प्राकृतिक सीमा है, तो ये भी याद रखेंगे कि नेचुरल बाउंड्रीज किसके साथ है, तो नेचुरल बाउंड्रीज बहुत सारे कंट्रीज के साथ है, कि कुछ अफगानिस्तान के साथ है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ नेचुरल बाउंड्रीज भी पड़ती हैं। टोटल जो भारत की भू सीमा है वो आपकी तो लगभग 15,200 के आसपास में है। ये 15 दशमलव नहीं है, ठीक है, 15 पॉइंट नहीं आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 15,106.7 और इससे प्लस ही है, मतलब लमसम अगर देखोगे ऑलमोस्ट 15,200 के आसपास जो है वो स्थलीय रेखा है, जिसमें से तट रेखा यानी कि जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, जो आपका ये वाला एरिया पड़ता है, ठीक है, यानी कि ये सब कोस्ट लाइन पड़ रहा है ना, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट किया, इधर आया महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर केरला का एरिया, कर्नाटक का एरिया, फिर इधर तमिलनाडु के पास बाद जो है आंध्र प्रदेश का एरिया, उड़ीसा का एरिया, वेस्ट बंगाल का एरिया, ये सब जो है पानी के संपर्क में है। तो वो टोटल पड़ता है 7516.6 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। डेटा नहीं याद करना है, बस समझना है, ठीक है। तो इसको अब मैं थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें होंगी, आप थोड़ा सा भगा सकते हो लेक्चर अगर आप बाद में देख रहे हो, और अच्छे एक्सपीरियंस के लिए जितने लोग भी बाद में देख रहे होंगे 1.25x पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देश का नाम और कितनी सीमा की लंबाई है किस देश के साथ वो भी देख लेते हैं। कि बांग्लादेश हो गया, सबसे लंबी सीमा जो है भारत शेयर करता है 4,096.7 किलोमीटर की, 4,096.7 किलोमीटर्स, जिसमें वेस्ट बंगाल आता है, असम आता है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। एक बारी मैप देखेंगे, देखिए, अच्छा इसमें तो ठीक से दिखेगा नहीं, बस ऐसे रफ डायग्राम में ड्रॉ कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, यहीं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि ये जो है बांग्लादेश है, ठीक, ऐसे हाथ फैलाया हुआ है, तो ऐसे याद रखना है कि नीचे हाथ के कौन पड़ता है, त्रिपुरा पड़ता है, ऊपर कौन पड़ता है, मेघालय पड़ता है, ठीक है। बाकी इधर कौन पड़ेगा, असम पड़ेगा, ठीक है। इस साइड से पूरा घेरा हुआ कौन है, तो वेस्ट बंगाल घेरा हुआ है, और नीचे की तरफ जो है यहाँ पर आपका मिजोरम पड़ता है। तो लगभग सारे जो स्टेट्स है वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। फिर आता है चाइना। चाइना के साथ हम लोग लगभग 3500 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें लद्दाख आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, आपका ऊपर के साइड में आएगा। जैसे अगर भारत का ऐसे मैप बनाओगे आप लोग, ठीक है, तो इस साइड में आएगा आपका लद्दाख आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा आपका नीचे साइड में हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर आ जाएगा उत्तराखंड। फिर आगे चलोगे तो ये पोर्शन जो है भूटान के पहले वाला, ये आ जाएगा आपका सिक्किम का, यहाँ का पोर्शन, ठीक है। और ठीक है, ये गलत दिखा दिया हूँ, एक सेकंड, सिक्किम तो यही है, सिक्किम आ गया, ठीक है। उसके बाद आप आओगे तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कॉर्नर में दिखाई दे जाएगा। तो ये बाकी स्टेट्स हो गए, ठीक है। पाकिस्तान है, देखिए मैं नोट से पढ़ा रहा हूँ, तो अगर कहीं कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, कोई चीज़ मैं ना बोल पा रहा हूँ तो उसको करेक्ट कर देना, ठीक है। इतना सपोर्ट आप लोग कर दीजिएगा अगर आप लोग को उस बारे में मालूम होगा। हालांकि मोस्टली चीज़ें सही हैं, बट मैंने एक बार इसको प्रूफ रीडिंग का टाइम नहीं लिया, क्योंकि मैं बांग्लादेश और फिर बाकी कंट्रीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोग के लिए लाने लगा, तो मैं इसको देख नहीं पाया हूँ, ठीक है। पाकिस्तान लगभग 3300 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, बाकी कंट्रीज़ हो गई जैसे पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। गुजरात के पास एक पॉइंट है सर क्रीक, वो भी विवाद का क्षेत्र बना रहता है या विवाद का मुद्दा बना रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेपाल के साथ कौन कौन सी कंट्रीज है, तो उत्तराखंड डायरेक्टली सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर अपना जो महाराजगंज का डिस्ट्रिक्ट है वो दोनों सटे हुए हैं। फिर बिहार जो है वो सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल उससे लगता है, और सिक्किम जो है उसके बगल में ही है। तो नेपाल से इतनी कंट्रीज लगती हैं। सिक्किम की जो एक भाषा है ना, वहाँ की स्थानीय भाषा, वो भी आपकी नेपाली है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। फिर आता है म्यांमार। म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है वो लगता है। जैसे यहाँ पर बताता हूँ, अरुणाचल, नागा, मनी, मिजो, ठीक है। तो ये देखिए ये सारी कंट्रीज लग रही हैं कि नागालैंड भी लग रहा है, फिर मणिपुर भी लग रहा है, और फिर मिजोरम भी लग रहा है। तो ये सब कुछ जो है म्यांमार के साथ लगता है। ये चारों कंट्रीज सबसे साइड में पड़ती हैं, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बॉर्डर कंट्रीज हैं इंडिया में, ठीक है। फिर आता है भूटान। तो भूटान सिक्किम के साथ लगता है, वेस्ट बंगाल के साथ लगता है, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। मतलब सिक्किम के जस्ट बगल में भूटान है। भूटान को कहते हैं आपका कंट्री ऑफ थंडर बोल्ट, ठीक है, कंट्री ऑफ थंडर बोल्ट, वज्रपात का देश, या हाँ वज्रपात का देश ऐसा करके हिंदी में कुछ बोलते हैं, ठीक है। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी वो आप लोग जो है इंपॉर्टेंट नोट करते जाइएगा। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करती है 106 किलोमीटर का, लद्दाख के साथ शेयर करती है, ठीक है। तो कुल कितना शेयर कर रहा है, 15,106.7 किलोमीटर।
कह रहा है सबसे लंबी सी स्थलीय सीमा जो अपना सबसे लॉन्गेस्ट टेरेस्ट्रियल जो बाउंड्री है वो शेयर होता है बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा जो है वो आपके अफगानिस्तान के साथ शेयर होती है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा जो है, और भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा है आपकी अरुणाचल प्रदेश की, और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है वेस्ट बंगाल की। ठीक, तो अगर ये पूछे कि कौन सा स्टेट है जो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है किसी कंट्री के साथ, तो वो हो जाएगा आपका आंसर पहला, यानी कि बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल शेयर करता है। ठीक, फिर कुछ एक से अधिक देशों को स्पर्श करने वाले राज्यों का नाम दिया हुआ है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि क्या इसको टच करता है या नहीं करता है। ध्यान से देखेंगे, हालांकि ये मैपिंग का पोर्शन है, बट अभी मेरे पास एग्जैक्टली मैप नहीं है, तो फिर भी मैं छोटा सा मैप ड्रॉ करके सबको बताता रहूँगा आपको। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे लद्दाख जो है नया यूनियन टेरिटरी जो बना है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ लगता है, तो आप उसकी लोकेशन देख ही रहे हो लद्दाख की। ठीक है, अगर इंडिया का मैप ऐसे बनेगा, थोड़ा और ठीक से बनता है, ठीक है, तो इंडिया का मैप अगर ऐसे बनता है, ठीक ठीक, तो आप देखते हो कि जो लद्दाख है वो कुछ यहाँ से जो है कट है, सपोज करो यहाँ से जो है पूरा कट है। ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा पोर्शन लद्दाख का है। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि पाकिस्तान से भी सट रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान से भी सट रहा है, यहाँ पर चाइना से सट ही रहा है। ठीक है, और ये नीचे का पोर्शन जो है थोड़ा बहुत नहीं, बस ये 3 के साथ सट रहा है। ठीक है, बस ये जो है टोटल यहाँ तक। ठीक, तो ये 3 आपने देख लिया कि लद्दाख किससे किससे लग रहा है। एक बार खुद से मैप बना करके या मैप में देख करके आप लोग ये चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड कहाँ पड़ता है, जैसे ही भारत का ये वाला पोर्शन नीचे खत्म होता है तो ये नीचे जाता है। ठीक है, अब यहाँ से उत्तराखंड जो है शुरू हो रहा है और ऊपर जो है नेपाल है। ठीक, तो ये उत्तराखंड का जो पोर्शन है ऐसे, ये एक तो नेपाल से सट रहा है और दूसरा चाइना से सट रहा है, ये एग्जैक्टली कहो तो तिब्बत से, लेकिन तिब्बत जो है वो चाइना में ही आता है। फिर आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से कौन सी कंट्री लगती है, तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है उसका बांग्लादेश के साथ, लेकिन वेस्ट बंगाल जो है, सपोज करो कि ये कुछ बांग्लादेश है, ठीक है, सपोज करो बस ये बांग्लादेश है, तो वेस्ट बंगाल बिल्कुल इसके पैरेलल में लगता है, बता रहा हूँ, ऐसे लगना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक लगा और फिर ये ऊपर जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना जब वेस्ट बंगाल का मैप, तो ये मैप फिर ऐसे वेस्ट बंगाल ना ऊपर चला जाता है, तो जब ऊपर जाता है तो ये नेपाल से भी लग जाता है और भूटान से भी लग जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल जो है अभी तक पढ़ाए हुए सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसी की बाउंड्री होती है, तो वेस्ट बंगाल को एक बारी ज़्यादा गौर करेंगे जब भी वेस्ट बंगाल खुद से देखेंगे आप लोग। फिर आता है सिक्किम। सिक्किम किससे किससे लगता है, तो मैंने बताया कि नेपाल के बगल में ही है, तो नेपाल से लगना ही लगना है। ऊपर चाइना से लगेगा क्योंकि वहाँ पर आपका नाथुला पड़ता है, क्या पड़ता है, नाथुला। ठीक है, नाथुला बॉर्डर है सिक्किम और इंडिया का। ठीक है, वहाँ से बिल्कुल दिखता है, दोनों का जो पोस्ट है वो दिखती है, चेक पोस्ट। और फिर भूटान से तो लगता ही लगता है। असम किससे किससे लगता है, तो असम लगता है बांग्लादेश से और भूटान से। ठीक, फिर अरुणाचल प्रदेश है जो कि चीन से लगता ही लगता है, क्योंकि आप जानते हो चीन का विवाद रहता है अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों को लेकर के। म्यांमार से लगता है इस साइड से, मैंने बताया कि म्यांमार से कौन कौन लगता है, तो अरुणाचल लगता है, नागा लगता है, नागालैंड लगता है, मणिपुर लगता है और मिजोरम लगता है, और भूटान से लगता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्योंकि भूटान के जस्ट बगल में पड़ता है। और मिजोरम किससे किससे लगता है, तो बांग्लादेश से लगता है। ठीक है, इस साइड ऐसे नहीं, इस साइड में बांग्लादेश से लगता है और इस साइड में मिजोरम से लगता है। ठीक है, अगर ये आपका म्यांमार से लगता है, ये अगर मिजोरम है तो। ठीक, आगे चलते हैं, एक बारी देख लेते हैं चीज़ें जो मैंने बताई हैं यहाँ पर क्लियरली। तो मैंने बताया कि जो आपका मिजोरम है, ऐसे समझ लो ये पोर्शन मिजोरम है। ठीक है, तो ये देखो इधर बांग्लादेश से लगा, इधर लगा आपका म्यांमार से। ठीक है, ये जो आसाम का पोर्शन होगा, देखिए जो वेस्ट बंगाल जाता है वो ऐसे ऊपर तक जाता है। ठीक, ऊपर तक जाता है तो इससे भी लग जाता है, इससे भी लग जाता है और इससे तो लग ही रहा है। ठीक है, इन तीनों कंट्री से लग रहा है। ठीक है, तो ये था कुछ चीज़ें। आगे देखते हैं कि उत्तर में क्या है हमारे, तो हिमालय पर्वत है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि ऐसे बनाना शुरू करोगे तो ये आपका बता रहा है कि इधर में इंडियन ओशन पड़ता है, इधर में बे ऑफ बंगाल पड़ता है, इधर में अरेबियन सी पड़ता है। ठीक है, ठीक, और एक चौथा क्या दिया हुआ है आपका उत्तर में, यानी कि ऊपर के साइड में ये पूरा एरिया जो है, ठीक ना, ये क्या पड़ता है, हिमालय पड़ता है। तो ये कैसी बाउंड्री बना रहे हैं, एक नेचुरल बाउंड्री इंडिया की बनाते हैं। ठीक है, चलिए
आगे देखना स्टार्ट करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, ठीक है, ज़बरदस्ती की बनाई हुई एक रेखा है, ठीक है, जहाँ से हमेशा क्या करते हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन है, यानी कि जो आतंकवादी हैं वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं या भारत में आते हैं, ठीक, जो कि 1947 में भारत और पाकिस्तान में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित की गई थी। उसका नाम क्या है, रेडक्लिफ रेखा है, जो कि सर रेडक्लिफ ने बनाया था। पूरा नाम है सिरिल रेडक्लिफ, 1947 में बनी थी। वहीं भारत और चीन के बीच में एक रेखा है जिसको 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने बनाया था। भारत और अरुणाचल प्रदेश के, मतलब अरुणाचल प्रदेश और उधर चाइना के बीच में ये चीज़ रखती है। वहीं अफगानिस्तान और भारत के बीच में डूरंड रेखा है, ठीक है, इसको आपका कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा 1893 में ही अफगानों के साथ जब समझौता हुआ था ब्रिटिशर्स का, तब बनी थी ये चीज़ें। तो ये भी चीज़ जान लेंगे। समुद्र पार अगर बात करें तो सर्वाधिक निकटतम देश है श्रीलंका, कि समुद्र से अगर हम चलना स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या पड़ता है, श्रीलंका पड़ता है, जो कि जो सबसे नज़दीक है, ठीक है। अलग कौन करता है उसको, पाक जलडमरू मध्य या पाक जो स्ट्रेट है वो उसको अलग करती है, तमिलनाडु से अलग होता है और बंगाल की खाड़ी को मन्नार से जोड़ता है, ठीक है। अब आप समझाता हूँ कि मन्नार और जो पाक स्ट्रेट है वो कहाँ कहाँ है। देखिए, अगर भारत के नीचे वाले हिस्से की बात करें, ठीक, कुछ ऐसे है निचला हिस्सा, ठीक है, यहां से समझ लो कि राम सेतु जिसको हम लोग बोलते हैं वो चीज़ गई हुई है, और कुछ यहाँ जो है ऐसे श्रीलंका बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कुछ ये पोर्शन है। अब ये वाला जो पोर्शन है, मैं हैश कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है येलो वाला, इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है जहाँ ड्यूगोंग पाए जाते हैं, याद रखना है, समुद्री गाय, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, या पाक की खाड़ी, ठीक है। आशा करता हूं कि दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसको भी दूसरे कलर से मैं दिखा दूंगा तो काफ़ी चीज़ें जो है मुझे लगता है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट जो है इस तरह अलग है, तमिलनाडु से अलग हो रहा है, आप देख रहे हो। थोड़ा सा लोकेशन मेरा जरा सा ऊपर हो गया है, बट एग्जैक्टली यही है। ये पूरा पोर्शन जो आपका आता है, ऐसे समझ लो कि यहाँ से जो पूरा पोर्शन है किस में आ रहा है, तमिलनाडु में आ रहा है, इंडिया के तमिलनाडु में, ठीक है। आइए अपने टेक्स्ट पर चलते हैं। आप लोग बहुत तेज़ी से ग्रैस्प करते हो चीज़ों को, जो भी मैं बताता हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे कल कमेंट्स आए। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आता है ना दोस्तों जब आप लोग बढ़िया कमेंट करते हो। मतलब वो होता है ना कि अगर किसी चीज़ की ज़्यादा आप लोग एक्चुअल बढ़ाई करो। मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई कमी है तो वो भी बताओ। जैसे किसी ने कहा मुझसे कि सर इंग्लिश बोलिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब टेक्स्ट को हिंदी इंग्लिश मिक्स करके थोड़ा बहुत ले चला जाए, ठीक है। अब मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, कह रहा है कि चौड़ाई टोटल कितनी है, तो 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नाम ब्रिटिश तत्कालीन गवर्नर रॉबर्ट पॉक के नाम पर किया गया था, जो पाक स्ट्रेट है उसका नाम। भारत म्यांमार के मध्य जो है हिमालय की उत्तरी पूर्वी श्रेणी है, जिसको अराकान योमा नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाते हैं, इरावदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है, ठीक है। तो एक चीज़ और जाननी है कि भारत और म्यांमार के बीच में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी मैं जो है इसका किसी लेक्चर में प्रॉपरली म्यांमार को लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर आता है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य में आपका पश्चिम एवं दक्षिण की तरफ से, तीन तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मैंने कई बार बताया भी कि जब भी बांग्लादेश आप बनाओगे तो ऐसे हाथ बनाओगे और ऐसे नीचे बनाओगे, तो इस नीचे वाले की तरफ जो है त्रिपुरा है यहाँ पर, ठीक। तो ये तीन तरफ से ऐसे ऐसे किधर किधर घिरा है, तो उत्तर से घिरा हुआ है, ठीक है, पश्चिम से घिरा हुआ है और नीचे दक्षिण से भी घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पड़ती है त्रिपुरा के। एक बारी जाके मैप में यही एग्जैक्ट चीज़ें आप लोग देख लीजिए। लद्दाख एवं सिक्किम भी तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कैसे, सिक्किम ऐसे थोड़ा उठा हुआ भाग है भारत का, इधर से नेपाल आता है, इधर से चाइना आता है, इधर से आपका भूटान आता है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही लद्दाख का भी है। अब आते हैं हम लोग जो मुख्य आकर्षण है आज के लेक्चर का, वो स्टार्ट करते हैं। क्या है, हम लोग पढ़ने वाले हैं बांग्लादेश की पूरी कहानी, जो कि इस पड़ोसी देशों में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आज बांग्लादेश से स्टार्ट कर रहे हैं। जितनी चीज़ें कवर होंगी आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज लेक्चर दे दिया जाए। अभी 10 बज गया है, आपके पास जाते जाते हो सकता है 11:15 हो जाए या 10:30 हो जाए, ठीक है। तो फिर बाकी चीज़ें मैं कल कर दूंगा, क्योंकि आज थोड़ा लेट से लेक्चर बनाना स्टार्ट किया आप लोग के लिए। मंथली मैगजीन भी लानी है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है थोड़ा सा डिले हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट करिएगा। देखिए, बांग्लादेश क्या होता है कि सबसे पहले जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा है भारत से, तो एक चीज़ देखनी है कि भाषाई आधार पर जो है बांग्लादेश बन रहा है, या पाकिस्तान सबसे पहले
किसके बेसिस पर बना, तो मुस्लिम राष्ट्र बना, यानी कि आपका धार्मिक आधार पर पहले तो विभाजन हुआ। धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ तो एक विशेष भाषाई वर्ग को जो है मान्यता दी गई कि जितने भी मुस्लिम हैं जो कि उर्दू बोल रहे हैं उनको ज़्यादा मान्यता दी जा रही है। लेकिन चूंकि पूर्वी पाकिस्तान भी विभाजित हुआ, लेकिन वहाँ पर जो उर्दू भाषी थे वो कम थे और जो बांग्ला भाषी थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। अप्रॉक्सीमेटली समझ लो तो लगभग 5% के आसपास लोग ही केवल उर्दू वहाँ पर बोल रहे हैं, बाकी क्या बोल रहे हैं, बांग्ला बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब जो मुस्लिम है भी वो भी क्या बोल रहे हैं, वो भी बांग्ला ही बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है 1948 फरवरी की। ठीक है, टाइमलाइन के हिसाब से हम लोग देखेंगे इस समय क्या हुआ कि असेंबली में उर्दू के साथ बांग्ला के प्रयोग की मांग की गई कि वहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो कि कहते हैं, जो बंगाली व्यक्ति हैं, वो पाकिस्तान की असेंबली में ये कहते हैं कि हम लोग को एक बांग्ला भाषा का प्रयोग के लिए भी अलाउ किया जाए असेंबली में। ठीक है, उर्दू के साथ साथ। लेकिन जो तत्कालीन आपके प्रधानमंत्री कह लो कि लियाकत अली हैं, उन्होंने क्या किया कि इस पूरी मांग को रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं भाई, कैसे बांग्ला भाषी जो है, बांग्ला भाषा को यहाँ पर मान्यता दी जाए, चूँकि धार्मिक आधार पर एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में हम लोग स्थापित किए हैं पश्चिमी पाकिस्तान, जिसकी वरीयता ज़्यादा है पूर्वी पाकिस्तान की अपेक्षा। ठीक है, तो हम लोग उर्दू को ही ज़्यादा या बहुलता में बोलते हैं, इसीलिए केवल एक ही भाषा चलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने क्या स्टेटमेंट कहा कि पाक करोड़ों मुसलमानों की मांग पर बना है जिनकी भाषा उर्दू है, इसीलिए हम किसी और भाषा को नहीं ला सकते। तो ये भी एक पॉइंट था। फिर मार्च 1948 में क्या होता है कि पूर्वी पाकिस्तान में आम जनमानस जो है बांग्ला जो है बोलता था, इसीलिए बाद में चाहता था कि बांग्ला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी जाए, लेकिन जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता तो नहीं दी गई। ये चीज़ मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता नहीं दे सकते हैं 1948 में, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में आम जनमानस जो है वो बांग्ला बोल सकता है, और अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है केवल और केवल उर्दू ही रहेगी। फिर आती है बात 1956 की, जब बांग्ला जो है स्टेट लैंग्वेज के रूप में जो है जाना जाने लगता है। ठीक है, स्टेट लैंग्वेज बनती है बांग्ला। अब देखिए क्या क्या यहाँ पर विभाजन था, किस कारण पूर्वी पाकिस्तान थोड़ा सा प्रताड़ित रहा। शुरू से ही होता क्या था कि पहले तो लगभग 7 वर्ष के आसपास, नहीं 5 वर्ष के आसपास कोई चुनाव नहीं हुए, मतलब कि किसी भी व्यक्ति का एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वयस्क मताधिकार के अनुसार इलेक्शन नहीं होता है पाकिस्तान में, जबकि भारत में जो है हो जाते हैं। तो वहाँ कोई चुनाव नहीं होता है, कुछ लोग वहाँ पर उच्च पदों पर आसीन रहते हैं। फिर जो राजस्व उगाही का हिस्सा था, यानी कि जो भी रेवेन्यू वो किए जाते, यानी कि जो भी रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है उसका 60% हिस्सा कहाँ से आ रहा है, तो पूर्वी पाकिस्तान से जो है ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है। लेकिन जब बजटीय अनुदान की बात आ रही है कि बजट का अलॉटमेंट किधर हो रहा है, तो 75% तक बजटीय अनुदान यानी कि बजट जो आ रही है या दिया जा रहा है वो पश्चिमी हिस्से यानी कि वर्तमान पाकिस्तान को दिया जा रहा है। तो एक तो रोष ये था कि भाई हमारे साइड से ज़्यादा आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, राजस्व की प्राप्ति ज़्यादा हो रही है, फिर भी हम लोग को बजट में अनुदान केवल 25% या उससे कम ही मिल रहा है। फिर जो आपका पश्चिमी क्षेत्र था वहां के लोग उन्नति कर रहे थे, जबकि पूर्वी क्षेत्र में भूखमरी जैसे हालात थे, युवाओं को नौकरी नहीं थी, युवा बेरोजगार थे। ठीक है, तो एक उन्माद सा पैदा हो रहा था बांग्लादेश में अंदर ही अंदर। होता क्या है कि एक रिसर्च के अनुसार पता चलता है कि 61% तक अधिक है पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि आप कह सकते हो वर्तमान पाकिस्तान में 61% अधिक पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय थी तात्कालिक बांग्लादेश के कंपैरिजन में। ठीक है, और कोई सरकारी नौकरी जैसी बात या उनको आरक्षण जैसी बात बांग्लादेश के लोगों को नहीं थी। ठीक है, यानी कि एक तरह से आप देख रहे हो कि भाषाई आधार पर उनको बिल्कुल बाइकआउट करने जैसी स्थिति बनी हुई थी। 1965 में एक वार होती है। ठीक है, तो उस वार में जब पाकिस्तान की हार हो जाती है तो जो वहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं, जिसमें एक आवामी लीग है जो कि 1949 में बनी थी, उसके एक नेता है शेख मुजीबुर रहमान। अब यही मोस्ट टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो शेख मुजीबुर रहमान जो उनकी नेता हैं, 1966 में वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और 6 सूत्रीय मांग रखते हैं। क्या रखते हैं पाकिस्तान के सामने? चूंकि पाकिस्तान हार चुका है भारत से, तो थोड़ा सा कमज़ोर है, तो जो वहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं जिसमें आवामी लीग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अपनी आवाज़ उसके नेता उठाते हैं। पहला चीज़ ये बोलते हैं कि फेडरेशन स्टेट की मान्यता दी जाए, यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग जो है चुनाव कराया जाए, क्योंकि अभी तक कोई आम चुनाव नहीं हुआ है। ठीक है, 1965 के आसपास की बात चल रही है। फिर उन्होंने कहा कि रक्षा और विदेश मामले जो है सेंटर के पास हो, बाकी जितने भी मामले हैं वो राज्य के पास होने चाहिए, कि ऐसा नहीं कि सारे मामलों में सेंटर जो है इंटरवीन करेगा या घुसने लगेगा।
फिर तीसरी बात इन्होंने कही कि यहां पर आप दो मुद्राएं चलाइए, हालांकि वो मुद्राएं जो है इंटर कन्वर्टिबल हो, एक दूसरे में परिवर्तित हो जाएं, लेकिन फिर भी पूर्वी पाकिस्तान के लिए एक दूसरी मुद्रा हो और पश्चिमी पाकिस्तान के लिए एक दूसरी मुद्रा हो। फिर उन्होंने कहा कि एक रिजर्व बैंक होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो स्टेट करेगा, ना कि सेंटर करेगा, ठीक है। तो सही लगाया हूं और एक जगह फॉल्स मतलब गलत लगाया हूं। गलत का मतलब है कि सेंटर को ये चीज़ नहीं देनी चाहिए, ये चीज़ किसको देनी चाहिए? स्टेट को, यानी कि राज्यों को कोई भी टैक्स या राजस्व कलेक्शन का अधिकार होना चाहिए। तो हमारे जो स्टेट है वो हमारा राजस्व कलेक्शन करेंगे, ना कि सेंटर करेगा कि भाई सारा कुछ पाकिस्तान लेके चला जा रहा है, पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। और उसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि अर्धसैनिक बल जो है वो हमारे वहाँ से भी जाएं और नौसेना का जो मुख्यालय है वो ईस्ट पाकिस्तान में होना चाहिए। तो हालांकि इनकी जो मांगे थी उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, लेकिन सबको ये समझ में आ रहा था कि शेख मुजीबुर रहमान अब पाकिस्तान के युद्ध में बुरी तरह से शिकस्त हो जाने के बाद, हार जाने के बाद, कहीं ना कहीं बाइफर्केशन की बात करने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि अभी तक पूर्वी पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा जो है नाइंसाफ़ी या कह सकते हो कि दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा था। आगे क्या होता है कि देखिए, फिर से एक बार हिस्ट्री पे पीछे चलते हैं। 1958 में पहली बार सैन्य तख्ता पलट होता है। जो उसके राष्ट्रपति होते हैं पहले, जिनका नाम है इस्कंदर अली मिर्ज़ा, उनको हटा करके मोहम्मद अयूब खान जो है वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं 1969 में। इसी प्रकार और बार बार जो है सैन्य तख्ता पलट उसी समय से पाकिस्तान में, आज का सैन्य तख्ता पलट नहीं है, 1958 के दौरान से ही जो है पाकिस्तान में लगातार सैन्य तख्ता पलट या जो सेना है वो अपना अधिकार कर लेती है मेन सत्ता पर, ठीक है। तो अयूब खान तात्कालिक समय में 1958 में पहली बार सैन्य तख्ता पलट करते हैं और फिर लगातार ये चीज़ें 10-11 वर्षों तक होती रहती हैं, वर्तमान में भी होती ही रहती हैं, ठीक है। 1969 में क्या होता है, एक नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं जिनका नाम है याह्या खान। और याह्या खान ये प्रॉमिस करते हैं किससे? पाकिस्तानियों से या आम जनमानस से कि हम पहला प्रत्यक्ष चुनाव कराएंगे, और इन्होंने पहला प्रत्यक्ष चुनाव करा भी दिया। लेकिन हुआ क्या, नतीजा कुछ ऐसा हो गया कि इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। क्या होता है नतीजा? ऐसा क्या हो गया कि जो पार्टी है अवामी लीग, कहाँ की पार्टी है? तो बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश की साइड की पार्टी है। किसकी है? तो इसमें शेख मुजीबुर रहमान हेड है, यानी कि उसको लीड कर रहे हैं। उनकी एक पार्टी है अवामी लीग, जो कि टोटल 313 सीटों पर जब चुनाव होते हैं तो 167 सीट जीत जाती है, जो कि 10 सीट अधिक रहता है मेजॉरिटी से, ठीक है। मतलब मेजॉरिटी में आ जाती है, मेजॉरिटी से 10 सीट अधिक है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की अगर बात करें, ये कुत्ते वाला ग्राफ जो है पश्चिमी पाकिस्तान का है और इधर जो है ये अपना बांग्लादेश का ग्राफ है, ठीक है, ठीक। तो ये दोनों की अगर बात की जाए तो ये एक चीज़ जाननी जरूरी है कि इधर से इनको एक भी सीट नहीं मिलती है, यानी कि अवामी लीग को पश्चिमी पाकिस्तान से एक भी सीट नहीं मिलती है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान की 169 सीट में से 167 सीट ये जीत जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। और इनके बाद सेकेंड पार्टी कौन आती है? तो जुल्फिकार अली भुट्टो वाली पार्टी आती है, जो कि 86 सीट जीती रहती है। अब 1970 के आसपास में होता यह है कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए था? शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में अंदर अंदर ये बात होने लगी कि अगर शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री वहाँ के बन जाएंगे तो पहला तो वो बंगाली को एक लैंग्वेज के रूप में वहाँ पर मान्यता देंगे कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी, और दूसरा उनकी जो 6 सूत्री मांगे थी उसको भी प्रभावी रूप से यहाँ पर रख देंगे। अब अंदर ही अंदर जो पाकिस्तान में उच्च तबके के लोग हैं जो कि व्यापक राजनीति में लिप्त हैं, उनको ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तान जो हमारा मुस्लिम राष्ट्र है और जिसको हम लोग मतलब अरब से जोड़ करके देखते हैं, इस्लाम से जोड़ करके देखते हैं हम लोग, वहाँ पर उर्दू भाषी लोग ज़्यादा हैं। तो जब बंगाली आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं डोमिनेंस हो जाएगा कि भारत से सटने लगेगा, या एक तरह से आप कह सकते हो कि बंगाल से, वेस्ट बंगाल से सटने लगेगा, ठीक है। या भारत के साथ हो सकता है संबंध अच्छे हो, जो भी इंटरनल रीज़न रहा हो। तो याह्या खान जो है उनके साथ मिल करके जुल्फिकार अली भुट्टो ये बात करते हैं, और फिर प्रधानमंत्री जो है नूरुल अमीन को चुन लिया जाता है, जबकि चुनना चाहिए था शेख मुजीबुर रहमान को। और नूरुल अमीन को ये बात दी जाती है, एक टास्क दिया जाता है कि आप दोनों के बीच में, ठीक है, यानी कि जो आपकी पार्टी है उसके बीच में और जो जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी है उसके बीच में एक समझौता करा दीजिए, ठीक है। उसी बीच में भोला साइक्लोन आता है, ये भी याद रखना है कि भोला साइक्लोन आता है और काफ़ी डिवास्टेटिंग जैसी स्थिति पैदा हो जाती है ईस्ट बांग्लादेश में, यानी कि जो वर्तमान बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान या वर्तमान बांग्लादेश है वहाँ पर, ठीक है। और आप कह सकते हो कि वर्तमान पाकिस्तान से वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सहायता नहीं दी जाती है,
ठीक, ये सारी चीज़ें अंदर अंदर चली रही थी कि 7 मार्च 1971 के दिन आज़ादी की अपील होती है और मुक्ति वाहिनी सेना बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? जो शेख मुजीबुर रहमान है उनके साइड, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में। अब इस सेना में कौन कौन शामिल है? तो सैनिक शामिल है, अर्धसैनिक बल शामिल है और सामान्य नागरिक शामिल है। लेकिन जो आपका वेस्ट पाकिस्तान है, ठीक है, उसने स्टार्ट किया ऑपरेशन सर्चलाइट, और उस ऑपरेशन सर्चलाइट के साथ साथ वहां पर मार्शल लॉ लागू किया और लगभग 20 लाख लोग खोज खोज के मारे गए। किसके? मुक्ति वाहिनी सेना के। ठीक है, तो अब ये जो है व्यापक रूप से भयानक एक परिदृश्य में बदल गया। तो 1 करोड़ लोग तात्कालीन समय के डेटा के अनुसार भारत में शरणार्थी के रूप में आते हैं। सबसे ज्यादा लोग आते हैं बंगाल में। क्यों? क्योंकि बांग्ला भाषी हैं, बंगाल में चले आते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, यहां पर शरण मांगने आते हैं। होता क्या है कि भारत इनिशियली तो शरण देता है, लेकिन बाद में भारत में क्या होता है, भोजन और आश्रय की दिक्कत होने लगती है कि सबको भोजन अवेल कराना है, सबके लिए कुछ ना कुछ घर और देना है। अब 1 करोड़ लोग आते हैं तो भारत या वेस्ट बंगाल में जो है इस चीज का दबाव बढ़ने लगता है। तो जब दबाव बढ़ने लगता है तो इनको भी पता है कि भाई एक वहां पर मुक्ति मोर्चा बनी हुई है, एक आवामी लीग पार्टी है जो कि जीती थी, लेकिन उसके साथ नाइंसाफ हुआ। तो इंदिरा गांधी कहती हैं कि हम जो है मदद करेंगे। किस चीज की मदद करेंगे? तो तख्ता पलट कर देंगे, बांग्लादेश को बिल्कुल अलग कर देंगे। और वो अपने भाषणों में जो ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि वर्तमान बांग्लादेश, उसको बांग्लादेश के नाम से बोलना या संबोधित करना स्टार्ट कर देती हैं अपने भाषणों में। ठीक है, फिर क्या होता है कि 3 दिसंबर 1971 में जब वो बंगाल में, ठीक है, 3 दिसंबर 1971 में जब वो बंगाल में भाषण दे रही थी शाम के समय, तो उस समय पाकिस्तानी बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो है अटैक करते हैं आपका पठानकोट, आगरा, अमृतसर, बहुत सारी जगहों पर, लगभग 11 बेसों पर जो एयरबेस है भारत के, वहां पर जो है अटैक करते हैं। और इस ऑपरेशन का नाम दिया जाता है ऑपरेशन चंगेज खान। ठीक है, भारत के द्वारा नाम दिया जाता है ऑपरेशन चंगेज खान। ठीक, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तुरंत जो है इंदिरा गांधी अपने मोड में आती हैं। फिर क्या करती हैं? पाकिस्तान को जो है बहुत बुरी तरह से पटखनी देती हैं हर क्षेत्र में। ठीक, और बिल्कुल जो भी संबंध थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में, उसको बुरी तरह से काट दिया जाता है। 6 दिसंबर 1971 को, ठीक है, मात्र और 13 दिन लड़ाई चलती है। ठीक है, 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और पाकिस्तान जो है घुटने टेक देता है। इधर से जगजीत सिंह अरोड़ा होते हैं, उधर से अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी होते हैं। वो जो है अपना सारा स्टार निकाल करके समर्पण कर देते हैं। 93,000 सैनिक जो है भारत के सामने हथियार डाल देते हैं। और मुजीब जो है, मुजीबुर रहमान, वो भारत आते हैं धन्यवाद देने के लिए, फिर बांग्लादेश चले जाते हैं। 10 लाख लोग से ऊपर लोग उनका स्वागत करते हैं और 2 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए अभी का मुद्दा क्या है। अब देखिए, ये तो पूरा बांग्लादेश आज़ाद करा दिया। अभी का मुद्दा ये है कि जो उस समय मुक्ति वाहिनी बनती है, उसमें आज़ादी के बाद जो है ऐसा कहा जाता है कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हम लोग 30% रिजर्वेशन देंगे। सारी कहानी इसीलिए चल रही थी, फ्रीडम फाइटर्स को देंगे 30% रिजर्वेशन। ठीक है, उसके अलावा 10% रिजर्वेशन वीमेन को मिलता है, औरतों को 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को मिलता है, जो भी पिछले जिले हैं उनको मिलता है। 5% जो है एथनिक माइनॉरिटीज़ को मिलता है और 1% जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को मिलता है, यानी कि जो भी हमारे दिव्यांग हैं उनको मिलता है। ठीक है, जबकि 44% केवल सीटें अनरिजर्व हैं। अभी हुआ क्या कि 1972 में एक सर्कुलर आया था कि फ्रीडम फाइटर्स को हम लोग क्या देंगे, रिजर्वेशन देंगे। लेकिन 1997 में फिर से एक सर्कुलर आता है और उसमें कोटा को एक्सटेंड करने की बात की जाती है कि जितने भी फ्रीडम फाइटर, यानी कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए जो लोग काम किए थे, उनके बच्चों को भी जो है मिलना चाहिए। तो उनके बच्चों को भी 1997 में मिलने लगता है। 2018 में एक डिसीजन आता है कि फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास नौकरी में अब कोई कोटा लागू नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मतलब बच्चों के बच्चों को फिर नहीं दिया जाएगा कि पहले फ्रीडम फाइटर्स हो गए, उनके बच्चे हो गए, अब उनके प्रपौत्रों को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी 2024 के जून में एक डिसीजन आता है जिसमें इस वर्तमान डिसीजन को, जो 2018 में आया था कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नौकरियों में कोई भी आरक्षण दिया जाएगा, उसको ओवर रूल कर दिया जाता है। यानी कि अब ये हो जाता है कि अब बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से सारा कुछ बवाल होना शुरू हुआ कि कब तक रिजर्वेशन आप देते रहेंगे जबकि नौकरी बाकी लोगों के लिए कम है। तो ये भी कह रहा है कि इस 30% रिजर्वेशन को, जो कि फ्रीडम फाइटर्स को दिया था, इसको अगर खत्म कर देंगे तो कम से कम अनरिजर्व्ड का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। वैसे भी वहां पर बहुत ज़्यादा नौकरी की मारामारी है, भारत की ही तरह स्थिति है, भारत से भी बेकार है। ठीक है,
अब हुआ क्या कि कई बार ये हुआ कि महबूबा मुफ्ती जो है अपने भाषणों के दौरान रज़ाकार वर्ड्स को यूज़ कर दी कि अगर हमको नहीं मिलेगा, मतलब मतलब सामान्य लोगों को, उन लोगों को नहीं मिलेगा जो लोग बांग्लादेश की आज़ादी में काम किए, तो क्या रज़ाकार्स को मिलेगा? तो इस पे लोग और भड़क गए। एक्चुअली हुआ क्या, इसका भी एक स्टोरी है कि जब बांग्लादेश आज़ाद हो रही थी तो एक रज़ाकार वाहिनी भी बनी थी जिसमें लगभग 50,000 लोग वेस्ट पाकिस्तान यानी कि वर्तमान पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे, और दूसरे ओर थी मुक्ति वाहिनी जो कि ईस्ट पाकिस्तान यानी कि वर्तमान बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। हुआ क्या कि जब बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है तो 37,000 रज़ाकारों को पकड़ा जाता है, जिसमें से 26,000 को माफ़ कर दिया जाता है और बाकी लोगों को जो है बाद में सज़ा सुना दी जाती है। अब ये है बांग्लादेश का मैप। एक मुद्दा और इसमें आ गया क्योंकि मतलब महबूबा मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पर एक सेंट मार्टिन द्वीप है जो कि अमेरिका मुझसे कह रहा है कि मैं उसे दे दूँ एक बेस बनाने के लिए, सैन्य अड्डा बनाने के लिए। अगर मैं ऐसा कर देती हूँ तो वो मेरी सरकार को रहने देंगे, अदरवाइज गिरा देंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने दी। ठीक, तो सेंट मार्टिन द्वीप की लोकेशन आप देख ही लिए हो कि जहां से म्यांमार स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये रेड वाला पोर्शन पूरा म्यांमार का है। ठीक है, जहां पर मैंने सितवे पोर्ट भी दिखाया है, यहाँ भारत के साथ जो है सितवे पोर्ट पर एक समझौता हुआ है। और ये है सेंट मार्टिन द्वीप, समझ लो कि बांग्लादेश के थोड़े सा नीचे पड़ता है जहाँ बांग्लादेश खत्म हो रहा है। देखिए छोटा करके दिखाऊंगा तो शायद चीज़ें दिख जाएँ। देखिए ठीक है, बांग्लादेश के नीचे। अब सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा है। ठीक, तो सेंट मार्टिन द्वीप जो है कोरल लैंड मास है, यानी कि आपका प्रवाल भित्ति या मूंगा चट्टानों का एक द्वीप है जो कि जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट इस समय बना हुआ है, भू राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसको नारियल जंजीरा या नारियल द्वीप भी नाम दिया गया पहले, बाद में इसका जजीरा नाम दे दिया गया 18वीं सेंचुरी में जब यूरोपियन आए। तो विभाजन के समय यह पाकिस्तान के पास चला गया, 1971 के बाद यह बांग्लादेश के पास आ गया। 1974 में एक विवाद हुआ जिसमें बांग्लादेश और म्यांमार दोनों इस पॉइंट को लेकर के, सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर के बवाल कर रहे थे। सेंट मार्टिन जो है वहाँ के एक जो कैथोलिक चर्च के रहे होंगे व्यक्ति, उन्हीं पादरी के नाम पर सेंट मार्टिन रख दिया गया था। यहाँ पर तेल पाया जाता है, गैस पाया जाता है और सामरिक रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि इस पर अधिकार कर ले। क्यों? क्योंकि पहले तो ये जितने भी बे ऑफ बंगाल से शिप गुजरेंगे उनकी देखरेख कर सकता है, चाइना के नज़दीक पहुंच जाएगा, चाइना के ऊपर देखरेख कर सकता है, इंडिया को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, फिर जो आपका साउथ चाइना सी है वहाँ पर जो चाइना की बढ़ती गतिविधियाँ हैं, जो 9 डैश्ड लाइन या 11 डैश्ड लाइन है साउथ चाइना सी दक्षिणी चीन सागर में, उसके ऊपर देखरेख कर सकता है। और वो आने वाले भविष्य में देख रहा होगा कि जब कोई बवाल करना होगा तो हम अपना सैन्य अड्डा बनाए ही हैं, वहाँ से जो है बवाल कर लेंगे। 2012 में ये सारा मुद्दा चला जाता है ITLOS के पास, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनी न्यायाधिकरण के पास। क्यों? क्योंकि म्यांमार जो है इसको अपने मैप में दिखा देता था। बाद में डिसीजन आता है कि ये बांग्लादेश का है, लेकिन थोड़ा बहुत जो विवाद अभी भी चलता रहता है। तो आज जो है बस इतना ही बताऊंगा, कल मैं ज़्यादा बड़ा लेक्चर लेकर के आऊँगा क्योंकि काफ़ी देर हो गया है, मुझे लगता है कि 10:30 के आसपास हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहने के लिए शुक्रिया। आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आएगा। थोड़ा बहुत बांग्लादेश के बारे में आप स्टोरी सुन चुके हैं। ठीक है, कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।